एक देर रात करोड़ों के बंगले में एक शक्तिशाली अरबपति विक्रम सिंह सोने का नाटक कर रहा था, लेकिन आराम करने के लिए नहीं। वह एक 6 साल की बच्ची के लिए जाल बिछा रहा था, जो उसकी गरीब नौकरानी की बेटी थी, जिसे हाल ही में काम पर रखा गया था। तिजोरी का कमरा थोड़ा खुला था, जिसमें पहाड़ की तरह नकदी रखी हुई थी। एक क्रूर चुनौती, जिसका सामना करना किसी भी गरीब बच्चे के लिए लगभग असंभव था। लेकिन जब उसने अपनी आंखें थोड़ी खोलकर देखा, तो वह सन्न रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक बच्चा ऐसा कर सकता है, और उस पल से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। जब सिंह कॉरपोरेशन की 15वीं मंजिल पर स्थित कार्यालय में घड़ी ने रात के 9 बजाए, तो दिन में शोरगुल वाला आलीशान माहौल अब पीली रोशनी में नहाया हुआ था, जो एक बड़ी कांच की मेज पर पड़ रही थी, और उस पर गहरे भूरे रंग की डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठे एक खामोश आदमी का अक्स दिख रहा था। विक्रम सिंह, जिसे कभी रियल एस्टेट की दुनिया का बेरहम शार्क कहा जाता था, चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें अधखुली थीं, और वह धीरे धीरे सांस ले रहा था। सोने का नाटक कर रहा था, लेकिन असल में वह लगभग बिना पलक झपकाए देख रहा था। उसकी मेज के बगल में रखी तिजोरी पूरी तरह से खुली थी, जिसके अंदर लगभग 2 करोड़ रुपए की भारी नकदी थी। सब असली नोट, गड्डियों में रखे हुए, जिसमें 500 रुपए के नए नोट दिख रहे थे। कोई सुरक्षा ताला नहीं, कोई सुरक्षा गार्ड नहीं। सब कुछ एक मीठे जाल की तरह बिछाया गया था। यह कोई मजाक नहीं था, यह एक परीक्षा थी। एक परीक्षा जिसे विक्रम सिंह ने 1 हफ्ते से तैयार किया था, जिसमें गुप्त कैमरा, मेज के नीचे लगा रिकॉर्डर और सुरक्षा गार्ड को चुपचाप आदेश दिया गया था कि कुछ भी अजीब देखने पर भी हस्तक्षेप न करें। उसे जानना था कि क्या इस दुनिया में कोई ईमानदार बचा है। जब उसके वाइस प्रेसिडेंट, जिसे वह अपना सगा भाई मानता था, ने ठेकेदारों के साथ मिलकर लगभग 25 करोड़ रुपए का गबन किया और विदेश भाग गया, तो विक्रम सिंह का लगभग सभी पर से विश्वास उठ गया था। उसका करीबी सहायक चुपके से कंपनी के दस्तावेज बाहर भेज रहा था, यहां तक कि उसका निजी वकील भी संपत्ति के नियंत्रण के बारे में पूछे जाने पर टालमटोल कर रहा था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर से वह टूट चुका था। जब कोई व्यक्ति दौलत के शिखर पर पहुंच जाता है, तो उसके पास केवल विश्वास ही बचता है, और जब वह भी खो जाता है, तो इंसान एक चलती फिरती लाश बन सकता है। ठीक वैसे ही जैसे विक्रम सिंह जी रहा था। कांच का दरवाजा धीरे से खुला, और नीली वर्दी पहने एक महिला चुपचाप अंदर आई। उसके पीछे लगभग 5-6 साल की एक बच्ची थी, जिसकी पीठ पर एक छोटा सा बैग था और हाथ में एक रंग भरने वाली किताब थी। नमस्ते, सिक्योरिटी अंकल। सुरक्षा कैमरे के पास से गुजरते हुए दालान में बच्ची की कोमल आवाज गूंजी। माया, रात की पाली में काम करने वाली सफाई कर्मचारी, यहां 1 साल से अधिक समय से काम कर रही थी। एचआर विभाग की मीरा जी और रामलाल जी नाम के बूढ़े गार्ड के अलावा उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता था, जो कभी कभी उसकी बेटी प्रिया को एक टॉफी दे देते थे। किसी को नहीं पता था कि उसने अर्थशास्त्र की पढ़ाई की थी। एक छोटी सी किताबों की दुकान खोलने का सपना देखा था, लेकिन पारिवारिक त्रासदियों ने सब कुछ छीन लिया। जब उसके पति को, जिसे वह अपनी जिंदगी का एकमात्र प्यार कहती थी, पता चला कि वह गर्भवती है, तो वह उसे छोड़कर चला गया, बिना एक शब्द कहे, बिना एक पैसा दिए। तब से माया ने अकेले ही अपनी बेटी को पाला। उसने सिंह कॉर्प में रात की पाली में काम करना शुरू किया, क्योंकि वेतन सामान्य से अधिक था, और अगर वह शांति बनाए रखती तो अपनी बेटी को साथ लाने की इजाजत थी। दिन में वह ऑनलाइन सामान बेचती
और रात में एक भी धूल कर रहे दी हारे ढारे डो का कण छोड़े बिना सफाई करती। उसने कभी मदद नहीं मांगी, कभी दान नहीं लिया। उसने अपनी बेटी को सिखाया कि हम गरीब हैं, लेकिन हम बेईमान नहीं हैं। अगर हम ईमानदारी से जीते हैं तो हम सिर उठाकर चल सकते हैं। आज रात भी हर दिन की तरह माया ने लॉबी से सफाई शुरू की, फिर कॉन्फ्रेंस रूम की कतार और अंत में चेयरमैन के कार्यालय की। उसे काम की आदत हो गई थी, रात में एयर कंडीशनर की ठंडक की और उस गहरी चुप्पी की जिसमें केवल ग्रेनाइट के फर्श पर पोछे की सरसराहट की आवाज आती थी। प्रिया ने अपना बैग कमरे के एक कोने में रखा, अपनी रंग भरने वाली किताब निकाली और हमेशा की तरह एक कोने में चुपचाप बैठ गई। लेकिन आज कुछ अलग था। बच्ची ने बहुत सारे पैसे देखे, उसकी आंखें गोल हो गईं। एक ऐसा दृश्य जो किसी भी बच्चे को परियों की कहानी जैसा लगेगा। वह चुपचाप पास आई, तिजोरी के अंदर झांका। उसने हाथ नहीं डाला, छुआ नहीं, बस देखती रही। फिर कुछ सेकंड के बाद उसने चारों ओर देखा, अपने बैग से एक छोटी सी थैली निकाली जिसे उसकी मां ऑनलाइन ऑर्डर से मिले खुले पैसे रखने के लिए इस्तेमाल करती थी। बच्ची ने थैली खोली और तिजोरी में रखे नोटों को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। इसमें क्या है? मां कहती है कि पैसों को ठीक से रखना चाहिए, हर नोट अपनी जगह पर होना चाहिए, तभी उसकी कद्र होती है। वह खुद से फुसफुसाई। उसने हर गड्डी को मूल्य के हिसाब से लगाया, हर नोट के किनारे को ठीक किया और उन्हें और गॉन गैंग सुव्यवस्थित बनाने के लिए इकट्ठा किया। एक भी नोट नहीं निकाला, बैग में नहीं डाला, बस उन्हें व्यवस्थित किया, उतनी ही सावधानी से जैसे वह गुड़ियों को सजा रही हो। इस बीच विक्रम सिंह, जो अभी भी आंखें बंद किए हुए था, अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहा था। अपनी जगह से, अपनी पलकों के जरिए वह बच्ची की हर हरकत को साफ देख सकता था। वह उसकी हर फुसफुसाहट सुन सकता था। उसने एक पल के लिए उस बच्ची की आंखों में एक चमक भी देखी, जिसमें लालच नहीं था, चोरी नहीं थी, बस मासूमियत और पवित्रता थी। अंकल, आप सो रहे हैं? बच्ची ने धीरे से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी माया कमरे में दाखिल हुई, जो दरवाजे तक सफाई कर चुकी थी। प्रिया, तुम क्या कर रही हो? किसी की चीजों को हाथ मत लगाओ। लेकिन मां, बॉक्स में पैसे टेढ़े मेढ़े थे, मैंने उन्हें ठीक से रख दिया है, कुछ लिया नहीं है। माया तुरंत दौड़कर अपनी बेटी को खींच लाई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मां, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, प्रिया ने धीरे से कहा। मैंने तो बस मदद करनी चाहिए। विक्रम सिंह ने इस समय अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसने एक घूंट निगला, कुछ नहीं कहा, हिला भी नहीं। बस उसका दिल, जो सालों से पत्थर हो गया था, पहली बार धीरे से धड़क उठा। उस रात वह सोया नहीं। वह कमरे में लगे कैमरे से वीडियो देखता रहा, बच्ची के पैसे संवारने के दृश्य को बार बार देखता रहा, जिसमें एक पल की भी झिझक या बेईमानी नहीं थी। उसने वह पत्र खोला जो उसके सचिव ने आज दोपहर मेज पर रखा था। एक सेल्स डायरेक्टर का इस्तीफा, क्योंकि उसे एक जमीन सौदे में पर्याप्त कमीशन नहीं मिला था। उसने वह पत्र नीचे रखा और स्क्रीन पर रुकी हुई एक छोटी बच्ची की तस्वीर को देखा, जो पहेली की तरह नोटों की गड्डियां लगा रही थी। और कई सालों में पहली बार विक्रम सिंह ने खुद से पूछा, मैं किस पर भरोसा कर रहा हूं और मैंने अनजाने में किसे खो दिया है। बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई थी और उसके दिल में विश्वास का एक दरवाजा, जो हमेशा के लिए बंद हो गया था, अभी अभी थोड़ा सा खुला था। अगली सुबह मुंबई के एक चौल में उनके 20 वर्ग मीटर से भी कम के छोटे से कमरे में खिड़की की दरार से सूरज की रोशनी पुराने
फीके पड़ चुके पर्दे पर पड़ रही थी। माया सुबह जल्दी उठ गई थी। हालांकि पिछली रात वह मुश्किल से सो पाई थी। प्रिया अभी भी गहरी नींद में थी, अपने टेडी बियर को कसकर पकड़े हुए, जिसका एक कान फट गया था। उस छोटे से चेहरे ने उसके दिल को पिघला दिया। हर बार जब वह अपनी बेटी को सोता हुआ देखती, तो उसे एक और दिन गुजारने की एक और वजह मिल जाती। माया ने एक पैकेट इंस्टेंट कॉफी बनाई और धीरे धीरे घूंट घूंट कर पीने लगी। कल रात बस थोड़ा सा और होता तो वह सब कुछ खो देती। वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर मिस्टर सिंह ठीक उसी समय जाग जाते जब बच्ची तिजोरी के पास खड़ी थी, तो क्या होता? बस एक गलतफहमी, और उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो जाती। कोई गरीबों पर विश्वास नहीं करता, यह बात वह किसी से भी बेहतर जानती थी। लेकिन नहीं, मिस्टर सिंह ने कुछ नहीं कहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, एक भी डांट नहीं। यहां तक कि जब उसने सिर झुकाकर माफी मांगी और अपनी बेटी को कमरे से ऐसे खींच कर ले गई जैसे भाग रही हो, तब भी वह चुपचाप बैठे रहे, आंखें अधखुली, एक मूर्ति की तरह। उसे समझ नहीं आ रहा था कि खुश हो या चिंतित। माया ने मां बेटी के तंग किराए के कमरे के चारों ओर देखा। एक छोटा सा इलेक्ट्रिक स्टोव, एक पुरानी फोल्डिंग टेबल जो प्रिया के पढ़ने की जगह थी, नूडल्स के डिब्बों से बनी एक घर की किताबों की अलमारी और एक अलमारी जिसका कब्जा टूट गया था और जिसे उसने एक तार से बांध रखा था। दोनों मां बेटी का जीवन ऐसा ही था, सादा, गरीब, लेकिन साफ सुथरा। सिंह कॉर्प में रात की पाली के बाद हर सुबह वह 1 घंटे की झपकी लेती और फिर अपना ऑनलाइन बिक्री का काम शुरू करती। उसके पास कोई दुकान नहीं थी, न ही कोई पूंजी। वह एक परिचित से सामान लेती, फेसबुक और व्हाट्सएप पर पोस्ट करती, हर ऑर्डर को हाथ से पैक करती और डिलीवरी के लिए भेज देती। अच्छे दिन में 200 रुपये का मुनाफा होता और बुरे दिन में नुकसान। प्रिया, उसकी छोटी बेटी, जिस पर वह हमेशा बोझ से ज्यादा एहसान मानती थी, अविश्वसनीय रूप से अच्छी थी। उसने कभी खिलौनों की जिद नहीं की। उसे केवल रंग भरने वाली किताबें पसंद थीं, जो वह अक्सर किराने की दुकानों से मांग कर लाती थी। उसे अपनी मां की पुरानी बचत पुस्तिका भी बहुत पसंद थी। हर बार जब माया बचत के लिफाफे में डालने के लिए खुले पैसे गिनती, प्रिया उसके बगल में बैठकर ध्यान से अपनी मां को हर नोट को संवारते हुए देखती थी। वह पूछती, मां, हमें इन्हें ठीक से क्यों रखना चाहिए? क्योंकि पैसा मेहनत का इनाम होता है। हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए हमें इसकी कद्र करनी चाहिए। तब से प्रिया ने किसी भी मुड़े तुड़े नोट को ठीक से रखने की आदत डाल ली। यह आदत, जो छोटी लगती थी, वही थी जिसने पिछली रात को एक अप्रत्याशित मोड़ दे दिया। फोन की घंटी बजी। एक ऑर्डर था। माया ने जल्दी से पता लिखा, हर पैकेट पर एक छोटा सा कागज चिपका दिया। इस बीच प्रिया उठी, अपनी आंखें मली और बोली, मां, क्या कल चेयरमैन अंकल ने आपको डांटा? नहीं बेटा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो क्या उन्होंने मुझे पैसे ठीक करते हुए देखा? माया रुक गई। वह भी नहीं जानती थी, लेकिन उसे लगा कि हां, जिस तरह से वह चुपचाप बैठे थे, वह स्वाभाविक नहीं था। हो सकता है कि वह देख रहे थे, हो सकता है कि सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने झुककर अपनी बेटी के बालों को सहलाया। प्रिया, तुम्हें मां की बात याद है ना? जी। जो चीज अपनी नहीं है, उसे हाथ नहीं लगाना, चाहे वह कितनी भी सुंदर क्यों न हो, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं, कभी नहीं। बहुत अच्छी बच्ची। माया ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। उस पल में उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि भले ही वह गरीब थी, लेकिन उसका दिल गर्व से ऊंचा था। उस दोपहर, जब उसने आखिरी ऑर्डर डिलीवर किया,
तो माया को एचआर हेड मीरा जी का एक संदेश मिला। मीरा बोल रही हूं, चेयरमैन साहब, तुम्हें शाम 5:30 बजे ऑफिस में बुला रहे हैं। कोई गंभीर बात नहीं है, चिंता मत करना। माया ने संदेश को बार बार पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मीरा जी के आश्वासन से कोई मदद नहीं मिली। वह हर तरह से चिंतित थी। क्या उन्होंने कैमरा देख लिया है? क्या उन्होंने उसकी बेटी की हरकत को गलत समझा है? क्या उसे नौकरी से निकाला जाने वाला है? वो 15 बजे माया बिल्डिंग में थी, साफ सुथरे कपड़ों में। प्रिया को रामलाल जी के साथ सिक्योरिटी रूम में इंतजार करने के लिए कहना नहीं भूली। बूढ़े गार्ड को मां बेटी की आदत हो गई थी। चेयरमैन का कमरा खुला। वही आलीशान ठंडा माहौल। विक्रम सिंह अपनी मेज पर बैठे थे। उनके पीछे बड़ी खिड़की से आती रोशनी उनके चेहरे को और भी रहस्यमयी बना रही थी। बैठो, उन्होंने कहा। आवाज गहरी थी, लेकिन कठोर नहीं। माया बैठ गई। अपनी पीठ सीधी रखने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ मेज के नीचे आपस में कसकर बौंधे हुए थे। मुझे तुमसे कुछ बातें पूछनी हैं। जी? वह जवाब देने के लिए तैयार थी। कल उस बच्ची ने वो पैसे देखे। उसकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? माया ने घूंट निगला। वह झूठ नहीं बोल सकती थी। उसने तिजोरी में रखे पैसे ठीक किए। उसे लगा कि पैसे बिखरे हुए हैं। तुम अपनी बेटी को पैसे के बारे में क्या सिखाती हो? सर, मैं उसे सिखाती हूं कि पैसा बहुत कीमती है, लेकिन जो अपना नहीं है उसे नहीं लेना चाहिए, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। कुछ सेकंड की चुप्पी। मिस्टर सिंह ने उसकी आंखों में घूर कर देखा। फिर उन्होंने दराज खोली, एक फोन निकाला और उसे चालू किया। कैमरे से वीडियो चलाया गया। प्रिया की छोटी सी छवि दिखाई दी, जो मेहनत से नोटों की गड्डियां लगा रही थी। मैंने यह क्लिप दर्जनों बार देखी है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज नरम हो गई थी। माया ने अपने होंठ कसकर काट लिए। आप जानते हैं कि मैंने इंसानों पर कितना विश्वास खो दिया है, उन्होंने आगे कहा। रिश्तेदारों ने धोखा दिया, दोस्तों ने ठगा, करीबी कर्मचारियों ने चोरी की, यहां तक कि जो वफादार लगते थे उनकी भी एक कीमत थी। वह एक पल के लिए रुके। लेकिन उस बच्ची की कोई कीमत नहीं है, कोई दिखावा नहीं, कोई झूठ नहीं, बस एक अच्छी बच्ची है। माया ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं किसी की दया नहीं मांगती, मैं बस सम्मान से काम करना चाहती हूं। मैं जानता हूं, और तुम उससे कहीं ज्यादा की हकदार हो जो तुम्हें मिल रहा है। वह उठे और खिड़की की ओर चले गए। आज से मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा रहा हूं, लेकिन कागजों पर यह रात की पाली के समायोजन के रूप में दिखाया जाएगा। तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है कि क्यों, और धन्यवाद कहने की भी जरूरत नहीं है। माया ने ऊपर देखा। वह वास्तव में भावुक थी। उसे नहीं लगा था कि उसे दया की जरूरत है, लेकिन पहली बार उसे लगा कि कोई उसे मान्यता की नजरों से देख रहा है। मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे नीचा नहीं देखा। विक्रम सिंह ने सिर हिलाया। वह मुड़ गए जैसे अपनी आंखों में कुछ छिपाना चाहते हों। और कई सालों में पहली बार उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपने टूटे हुए विश्वास को फिर से बनाने की यात्रा पर पहली ईंट रखी है। सिंह कॉरपोरेशन की 15वीं मंजिल पर रोशनी सामान्य से पहले जल गई थी। आज मीटिंग रूम का माहौल हर दिन से बिल्कुल अलग था। शांत लेकिन तनावपूर्ण। सभी लोग करीने से बैठे थे। उनकी आंखें तिमाही रिपोर्ट दिखाने वाली स्क्रीन पर टिकी थीं। लेकिन असल में कुछ ही लोग ध्यान दे रहे थे। मेज के सिरे पर वाइस प्रेसिडेंट राहुल शर्मा एक प्रोजेक्ट की निवेश प्रभावशीलता पर जोरदार प्रस्तुति दे रहा था। उसके बाल चमक रहे थे और उसकी इस्त्री की हुई कमीज की आस्तीन के नीचे से रोलेक्स घड़ी चमक रही थी।
अधिकारपूर्ण लहजे के साथ, राहुल कंपनी के सह संस्थापक का बेटा था, जो आदेश देने और माने जाने का आदी था। जब बैठक समाप्त हुई तो विक्रम सिंह ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। उन्होंने बस धीरे से सिर हिलाया और उठकर सीधे अपने कमरे में चले गए। राहुल ने उन्हें जाते हुए देखा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। हाल ही में मिस्टर सिंह कुछ अलग थे, ज्यादा शांत, ज्यादा गुप्त और विशेष रूप से कंपनी के उन अदृश्य लोगों में दिलचस्पी लेते दिख रहे थे, जैसे कि वह सफाई कर्मचारी। राहुल ने कभी भी निचले स्तर के कर्मचारियों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब उसने देखा कि माया का वेतन समायोजित किया गया है, भले ही कुछ हजार रुपए का ही क्यों न हो, उसने तुरंत ध्यान दिया। इसलिए नहीं कि राशि बड़ी थी, बल्कि इसलिए कि यह उसके हाथ में नहीं थी। सभी वेतन समायोजन कार्यकारी बोर्ड के माध्यम से होने चाहिए थे, लेकिन इस बार किसी को सूचित नहीं किया गया था। उसने एचआर हेड मीरा जी से बात की। उसकी आवाज में व्यंग्य था। मीरा जी, क्या आपको याद है कि वेतन वृद्धि के लिए एक प्रस्ताव पत्र की आवश्यकता होती है? मीरा जी ने अपने कंप्यूटर स्क्रीन से नजरें उठाईं, थोड़ी हिचकिचाईं। जी हाँ, लेकिन माया जी का मामला सीधे चेयरमैन के निर्देश पर था, इसलिए। ओह, विशेष मामला, राहुल ने फीकी हंसी के साथ कहा। नहीं, बस कोई बात नहीं, मैं समझता हूं, उसने बीच में ही टोक दिया। उसकी आवाज में मजाक था। मुझे बस चिंता है कि बाद में कोई यह न समझ ले कि किसी को योग्यता के अलावा अन्य कारणों से विशेष तरजीह दी जा रही है। मीरा जी का मुंह बंद हो गया। वह जवाब देने की हिम्मत नहीं कर सकी। राहुल दालान में बाहर निकला। उसका हाथ कसकर फोन पर था। उसने व्यापार जगत में सत्ता के कई बदलाव देखे थे और वह अच्छी तरह जानता था कि एक अमीर आदमी के गरीबों में दिलचस्पी लेने से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता। उस दोपहर राहुल आंतरिक संचार विभाग में गया। कंपनी की सालगिरह के लिए संचार योजना की जांच करने का नाटक कर रहा था, लेकिन असल में वह पूछताछ कर रहा था। क्या हाल ही में मिस्टर सिंह की कोई अजीब गतिविधि हुई है? किसी नए व्यक्ति से मिले? क्या उन्होंने बाहर से किसी को सलाहकार के रूप में बुलाया है? संचार प्रमुख ने सिर खुजलाया। शायद आप मिस्टर वर्मा की बात कर रहे हैं। सुना है कि वह नए सुरक्षा सलाहकार हैं। राहुल ने धीरे से सिर हिलाया। प्रशांत वर्मा, यह नाम उसने 2 साल पहले एक आंतरिक घोटाले के मामले में सुना था, जब किसी ने बजट का गबन किया था, लेकिन उसकी पहचान कभी सामने नहीं आई। अगर मिस्टर सिंह ने वास्तव में वर्मा को वापस बुलाया है, तो वह निश्चित रूप से कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। उस रात अपने कार्यालय में राहुल अकेला बैठा था। उसकी ठंडी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर थीं। उसने माया की पूरी आंतरिक फाइल खंगाली। पहले उसने उस छोटी सी लड़की पर कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसका नाम उसके विचारों में एक गांठ बन गया था। कोई विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं, कोई पारिवारिक संबंध नहीं, कोई उत्कृष्ट उपलब्धि नहीं, बस एक रात की पाली की सफाई कर्मचारी। लेकिन उसने विक्रम सिंह को व्यक्तिगत रूप से वेतन बढ़ाने पर मजबूर कर दिया, बिना समीक्षा के, बिना बैठक के, बिना रिपोर्ट के। यह तार्किक था। राहुल ने पिछले 3 महीनों में वेतन समायोजन वाले कर्मचारियों की सूची खोली। केवल माया का नाम था, जिससे उसका खून और खौल गया। अगली सुबह लिफ्ट में राहुल की मुलाकात माया से हुई, जो अपनी बेटी प्रिया के साथ अंदर आ रही थी। उसकी आंखें उसकी नजरों से मिलीं। उसने धीरे से सिर हिलाकर नमस्ते किया, लेकिन राहुल ने जवाब नहीं दिया। उसने छोटी बच्ची को देखा, उसका छोटा सा चेहरा, हाथ में एक नोटबुक कसकर पकड़े हुए। उसकी आंखें तेज थीं। फिर उसने होंठ सिकोड़कर कहा, आजकल हमारी कंपनी एक क्रैच की तरह लग रही है ना? माया रुक गई, थोड़ा सिर झुका लिया।
माफ कीजिए सर, देर रात मेरे बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। मैंने एचआर विभाग से अनुमति ली है। क्या एचआर विभाग को कंपनी को बच्चों के सोने की जगह बनाने का अधिकार है? उसकी आवाज चाकू की तरह तेज थी। प्रिया ने घबराकर अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ लिया। मां, घर चलें? कोई बात नहीं बेटा। माया ने अपनी बेटी का हाथ धीरे से दबाया। उसकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ थी। हमारे यहाँ एक पेशेवर कार्य वातावरण के नियम हैं। राहुल ने जारी रखा। तुम जैसी लोगों को अपनी जगह याद रखनी चाहिए। जब लिफ्ट का दरवाजा खुला तो वह बिना पीछे मुड़े चला गया। माया चुपचाप खड़ी रही। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। प्रिया ने ऊपर देखकर पूछा, मां, क्या वह अंकल मुझसे नफरत करते हैं? माया ने अपनी बेटी को गले लगाया, होंठ भींच लिए। यह तुम्हारी गलती नहीं है बेटा। कुछ लोग प्यार करना नहीं जानते। उस शाम सुरक्षा निगरानी कक्ष में प्रशांत वर्मा आंतरिक कैमरों की निगरानी कर रहे थे जब उन्होंने लिफ्ट में हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग देखी। उन्होंने इसे फिर से चलाया। हर शब्द साफ सुना। उनकी आंखें सिकुड़ गईं। वर्मा ने विक्रम सिंह को फोन किया। मुझे लगता है कि आपको यह देखना चाहिए। राहुल ने हरकत शुरू कर दी है। दूसरी तरफ कुछ सेकंड की चुप्पी। एचआर विभाग और 14वीं मंजिल के दालान के कार्य क्षेत्र में और माइक्रोफोन लगा दो। मिस्टर सिंह ने संक्षिप्त रूप से कहा, हमें जानना होगा कि वह क्या तैयारी कर रहा है। क्या आप इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं? आगे बढ़ाना नहीं, सही करना है। अगर हम राहुल जैसे लोगों को एक और दिन रहने देते हैं तो माया जैसी और भी बहुत सी महिलाओं को कुचला जाएगा। प्रशांत वर्मा ने सिर हिलाया। हालांकि कोई देख नहीं रहा था। वह जानता था कि यह लड़ाई शुरू हो चुकी है और वह गुमनाम गरीब महिला माया एक गुप्त लड़ाई का केंद्र बन गई थी, जहां न्याय की न केवल मांग की जाती है बल्कि उसे पूरी सतर्कता और ताकत से बचाना पड़ता है। क्योंकि एक बार फिर अच्छाई खतरे में थी। विक्रम सिंह कभी भी भावनाओं से आसानी से प्रभावित होने वाले व्यक्ति नहीं थे। एक प्रमुख रियल एस्टेट समूह का संचालन करते हुए वर्षों से उन्होंने चापलूसी भरी नजरों, मीठी बातों और पीठ में छुरा घोंपने जैसी हल्की चोटों को नजरअंदाज करना सीख लिया था। लेकिन इसी अनुभव ने उन्हें यह महसूस करने के लिए पर्याप्त संवेदनशील बना दिया था कि सिंह कॉर्प के भीतर कुछ सुलग रहा है, जो फटने वाला है। माया से मुलाकात के बाद वह और भी शांत हो गए थे, लेकिन उनके फैसले पहले से कहीं ज्यादा तेज और निर्णायक हो गए थे। उन्होंने पूरे आंतरिक निगरानी प्रणाली को फिर से सक्रिय कर दिया, जिसे पहले एक ग्राहक सूचना लीक मामले के बाद स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में बजट कारणों से रोक दिया गया था। इस बार उस प्रणाली का नेतृत्व पुराने सलाहकार प्रशांत वर्मा कर रहे थे। हर बातचीत, हर रिपोर्ट, हर असामान्य बदलाव को रिकॉर्ड किया जा रहा था और सीधे चेयरमैन के कार्यालय को रिपोर्ट किया जा रहा था, बीच के स्तरों को दरकिनार करते हुए। और इसी के जरिए उन्होंने पहले संकेत खोजे। राहुल शर्मा ने पुराने भागीदारों के एक छोटे समूह के साथ निजी बैठकें शुरू कर दी थीं, जिनमें कुछ ऐसे नाम भी शामिल थे जिन्हें पहले परियोजनाओं की कीमतें बढ़ाने के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया था। उस दोपहर उन्होंने मीरा जी को अपने कमरे में बुलाया। क्या तुम्हारे पास अभी भी माया की कर्मचारी फाइल है? जी, है। क्या कोई बात है सर? मैं उसके परिवार की पृष्ठभूमि जानना चाहता हूं। क्या उसके कोई रिश्तेदार हैं? मीरा जी थोड़ी झिझकीं, फिर अपने लैपटॉप पर फाइल खोली। उनकी आवाज धीमी हो गई। जी, मां का देहांत बहुत पहले हो गया था। पिता का देहांत तब हुआ जब प्रिया पैदा हुई थी। कोई सगा भाई बहन नहीं है। उस समय वह गर्भवती होने के कारण बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। बाद में उसने मजदूरी की और फिर एक सेवा प्रदाता के माध्यम से हमारी कंपनी में सफाई के काम के लिए आई। तो
वह पूरी तरह से अकेले अपनी बेटी को पाल रही है। जी, मिस्टर सिंह ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उनकी छाया फर्श पर लंबी हो रही थी। उनकी आंखें खिड़की की ओर थीं जिससे सूरज की रोशनी आ रही थी। किसी को नहीं पता था कि वह क्या सोच रहे हैं, लेकिन वह चुप्पी एक आने वाले तूफान का संकेत थी। एक और जगह, एक नए खुले शॉपिंग सेंटर के भूतल पर एक कैफे में राहुल शर्मा लगभग 50 साल के एक आदमी के सामने बैठा था, जिसका पेट थोड़ा निकला हुआ था, सिर गंजा था, लेकिन आंखें चाकू की तरह तेज थीं। मिस्टर गुप्ता, एक निर्माण कंपनी के निदेशक, जो पहले सिंह कॉर्प के ठेकेदार थे, जब तक कि उन्हें सामग्री में पैसे खाने के संदेह में सूची से हटा नहीं दिया गया था। मिस्टर सिंह अभी भी पुरानी बातें नहीं भूले हैं। राहुल ने कॉफी का एक घूंट लिया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन अगर सही समय पर किया जाए तो सब कुछ बदल सकता है। गुप्ता ने हौसकर अपना गिलास मेज पर रख दिया। मैंने सुना है कि वह आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को फिर से स्थापित कर रहा है। यहां तक कि मिस्टर वर्मा को भी सलाहकार के रूप में बुलाया है। इतनी सावधानी के बावजूद तुम अभी भी शॉर्टकट लेना चाहते हो, राहुल ने ठंडी हंसी के साथ कहा। क्योंकि वह सावधान है, मुझे जल्दी कार्रवाई करनी होगी। मुझे चाहिए कि आप क्वर नौबांद्रा शहरी क्षेत्र परियोजना के लिए फाइलें तैयार करें। हम अभी से इसे आगे बढ़ाएंगे। योजना तिमाही के लिए है, लेकिन मैं प्रगति को छोटा करने का एक तरीका ढूंढूंगा। गुप्ता ने सिर हिलाया, फिर अपनी आंखें सिकोड़ीं। वह गरीब लड़की, माया या कुछ और? मैंने सुना है कि हाल के बदलावों से उसका कुछ लेना देना है। राहुल ने भौहें सिकोड़ी। वह लड़की वास्तव में एक परेशान करने वाला कारक है, लेकिन मैं लोगों को उसे एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर दूंगा। कहानी गढ़ोगे, गढ़ने की जरूरत नहीं, बस सही जगह पर उकसाना है। उस शाम, जब माया छठी मंजिल के दालान की सफाई कर रही थी, मीरा जी ने अचानक फोन किया। माया, क्या तुम थोड़ी देर के लिए एचआर ऑफिस आ सकती हो? तुम्हारी शिफ्ट से संबंधित कुछ बात की पुष्टि करनी है। माया ने काम रोका, जल्दी से अपना पसीना पोंछा और प्रिया को लेकर लिफ्ट से नीचे उतरी। जब वह पहुंची तो उसने देखा कि राहुल पहले से ही मेज पर बैठा है। नमस्ते, वह मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में कोई दोस्ती नहीं थी। बैठो। जी, मैंने सुना है कोई काम है। हाँ, मीरा जी ने कहा कि हाल ही में तुम अक्सर अपनी बेटी को काम पर लाती हो, और तुम जानती हो कि यह एक पेशेवर कार्य वातावरण है। मैंने शुरू में ही अनुमति ली थी और इसे मंजूर कर लिया गया था। माया ने धीरे से कहा। राहुल ने सिर हिलाया। मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं बस उत्सुक हूं कि एक अकेली मां, जो ऑनलाइन बिक्री और सफाई दोनों करती है, मुंबई में कैसे गुजारा कर सकती है। बच्चे को पालना, किराया देना, खर्चे, क्या यह वित्तीय क्षमता से थोड़ा ज्यादा नहीं है? माया ने भौहें सिकोड़ी। इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, राहुल ने आगे कहा, हाल ही में कार्यालय से कुछ छोटी मोटी चीजें गायब हो गई हैं। यहां तक कि वित्त विभाग से कुछ पैसे भी कम हो गए हैं। किसी को कोई शक नहीं हुआ, जब तक कि मैंने कई बार कैमरा नहीं देखा। क्या तुम यह बता सकती हो कि तुम कई बार निर्धारित समय के बाद उस क्षेत्र में क्यों आती जाती हो? यह सच नहीं है। माया खड़ी हो गई। मैं बस हर दिन की तरह सफाई करती हूं। मैंने शांत रहो, राहुल ने हाथ से इशारा किया। मैंने अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है। मैं बस पुष्टि करना चाहता हूं। लेकिन अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो शायद डरने की कोई जरूरत नहीं है। माया ने अपने हाथ कसकर भींच लिए। उसके होंठ इतने कसकर भींचे हुए थे कि वे सफेद हो गए थे। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना अपमानित महसूस नहीं किया था। उसी क्षण कमरे का दरवाजा खुला।
विक्रम सिंह अंदर आए। उनके हाथ में एक फाइल थी। बीच में आने के लिए माफ करना, उन्होंने कहा। उनकी आंखें सीधे राहुल पर थीं। आपको कैसे पता चला? मुझे तब से पता है जब तुमने जाल बिछाना शुरू किया था। कैमरा अभी भी काम कर रहा है। मैंने ही सिस्टम को फिर से स्थापित करने की मंजूरी दी थी। तुम्हें क्या लगा मैं नजर नहीं रख रहा हूं? राहुल स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। हम बाद में बात करेंगे। मिस्टर सिंह ने उसे देखा और फिर माया की ओर मुड़े। उनकी आवाज नरम हो गई। माया जी, मुझे खेद है कि आपको यह सब सहना पड़ा। आप और आपकी बेटी जा सकती हैं। सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। माया वहीं खड़ी रही। उसे पूरी तरह समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ है, लेकिन जब उसने उनकी आंखों को देखा तो वे आंखें पहले की तरह ठंडी नहीं थीं। उसने जाना कि पहली बार कोई उसके पक्ष में खड़ा हुआ है। उस शाम घर लौटते समय प्रिया ने अपनी मां का हाथ पकड़ा। मां, आज आप रोई नहीं। माया ने अपनी बेटी को देखकर सिर हिलाया। नहीं बेटा, क्योंकि मां जानती है कि सच्चाई को डरने की जरूरत नहीं है। अफवाहें मानसून की हवा से भी तेज फैलती हैं। सोमवार की सुबह जैसे ही माया ने सिंह कॉर्प की इमारत के भूतल में कदम रखा, अजीब निगाहें तुरंत उसकी ओर मुड़ गईं। कुछ आंखें बच रही थीं, कुछ घूर रही थीं, कुछ व्यंग्यात्मक मुस्कानें जल्दी से खिलीं और जैसे ही वह मुड़ी, गायब हो गईं। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। माया ने स्पष्ट रूप से अपने चारों ओर के असामान्य माहौल को महसूस किया, जो इतना घना और भारी था जैसे कि उसका हर कदम कीचड़ से गुजर रहा हो। उसने सिर झुका लिया, अपने घिसे पिटे कपड़े के बैग का पट्टा कसकर पकड़ लिया। प्रिया अभी भी पीछे पीछे चल रही थी। कल के पाठ के बारे में चहक रही थी। वह इतनी लापरवाह थी कि उसका दिल दुख गया। एक 6 साल की बच्ची को तिरस्कारपूर्ण नजरों और गरीबी के बोझ के बीच नहीं रहना चाहिए, लेकिन जिंदगी ने कभी किसी पर सिर्फ इसीलिए मेहरबानी नहीं की क्योंकि वे अच्छे थे। जब वे सुरक्षा कक्ष के पास पहुंचे तो रामलाल जी, वहां के सबसे बुजुर्ग गार्ड, ने चुपचाप उसे बुलाया। उनका हमेशा खुश रहने वाला चेहरा आज उदास था। माया, बेटी, तुमने कुछ सुना? जी नहीं। उसने सिर हिलाया। उसका दिल बैठ गया। लोग कह रहे हैं कि तुमने वित्त विभाग से पैसे चुराए हैं। एक ठंडक उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं लिया है। माया ने फुसफुसाया। मुझे तुम पर विश्वास है, रामलाल जी ने तुरंत कहा। उनकी आवाज खुरदरी थी, लेकिन दुनिया का मुंह इतनी आसानी से विश्वास नहीं करता। आज सुबह किसी ने एक गुमनाम नोटिस प्रिंट करके तीसरी और 7वीं मंजिल के टॉयलेट में चिपका दिया है। माया कुछ नहीं कह सकी। उसका गला रूंध गया। वह अभी पिछले दिन की पूछताछ के झटके से उबरी भी नहीं थी कि अब उसे एक अदृश्य, ज्यादा कुटिल और ज्यादा क्रूर लहर का सामना करना पड़ रहा था। कार्यकारी बोर्ड की बैठक में राहुल शर्मा हाथ बांधे बैठा था। एचआर रिपोर्ट को देखते हुए उसके होंठों पर एक मुस्कान थी। उसका चेहरा विजय से भरा था। मिस्टर सिंह, मुझे लगता है कि हमें निर्णायक कार्रवाई करने की जरूरत है। भले ही कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन कंपनी की प्रतिष्ठा को प्रभावित होने से बचाने के लिए मैं आंतरिक जांच के लिए माया को अस्थायी रूप से निलंबित करने का प्रस्ताव करता हूं। विक्रम सिंह ने जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने धीरे धीरे पन्ने पलटे। उनकी आंखें शांत लेकिन तेज थीं। और तुम जांच कैसे करोगे? प्रक्रिया के अनुसार हम सभी कैमरा लॉग्स की समीक्षा कर सकते हैं, प्रवेश निकास की सूची निकाल सकते हैं, और हर बार जब वह संवेदनशील क्षेत्रों के पास गई, उसकी जांच कर सकते हैं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि कैमरा सिस्टम मेरे द्वारा अपडेट किया गया है।
जो देखने की जरूरत थी वह मैंने देख लिया है। तो फिर आपने अभी तक कोई फैसला क्यों नहीं लिया? राहुल ने भौहें सिकोड़ी। क्योंकि मैं दूसरों के कहने पर फैसले नहीं लेता, और निश्चित रूप से टॉयलेट में चिपकाए गए एक गुमनाम कागज के टुकड़े पर तो बिल्कुल नहीं। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। बैठक में मौजूद अन्य सदस्य सांस रोके दोनों आदमियों को देख रहे थे। टकराव जो दिन गुप्त रूप से चल रहा था, आज पहली बार सबके सामने आ गया था। राहुल ने जोर से कहा, तो फिर आप एक पूरी कंपनी की प्रतिष्ठा पर एक नौकरानी को रखने के लिए तैयार हैं? विक्रम सिंह ने धीरे धीरे रिपोर्ट बंद की और सीधे राहुल की आंखों में देखा। नहीं, मैं सच्चाई को पूर्वाग्रह पर रखने के लिए तैयार हूं। 5वीं मंजिल के कर्मचारी आराम कक्ष में एचआर हेड मीरा जी उन काले और सफेद फोटोकॉपी कागजों को हटाने की कोशिश कर रही थीं जिन पर मोटे अक्षरों में लिखा था, एक परी के चेहरे वाला चोर, अपने सामान से सावधान रहें। उसने एक एक करके कागजों को हटाया और उन्हें मसल दिया, लेकिन उसका दिमाग उलझा हुआ था। वह अच्छी तरह जानती थी कि यह अपने आप प्रकट नहीं हुआ, इसके पीछे कोई था, और मकसद सिर्फ द्वेष नहीं था। यह एक अकेली महिला के सम्मान पर सीधा हमला था, और सबसे बढ़कर यह एक ऐसी कमी को निशाना बना रहा था जिससे कंपनी लंबे समय से बच रही थी, आंतरिक रूप से मौन स्तरीकरण। हालांकि माया आधिकारिक तौर पर कार्यालय स्टाफ नहीं थी, लेकिन बहुत से लोग उसकी कड़ी मेहनत, विनम्र रवैये और अकेले बच्चे को पालने के लिए उसकी प्रशंसा करते थे। उसकी उपस्थिति एक मौन अनुस्मारक की तरह थी कि ठंडे कार्यालय में बैठने वाला हर कोई फर्श साफ करने वाले से श्रेष्ठ नहीं होता। इसी बात ने कुछ लोगों को असहज कर दिया, और राहुल जैसे कुछ अन्य लोगों ने इसे एक खतरे के रूप में देखा। उस शाम माया अपने पुराने किराए के कमरे में अपनी बेटी के साथ बैठी थी। उसके पास रोने की ताकत नहीं बची थी, न ही अपनी बेटी को सांत्वना देने के लिए शब्द थे। प्रिया अभी भी अपनी घिसी पिटी कहानी की किताब को गले लगाए हुए थी। उसकी मासूम आंखें ऊपर उठीं। माँ, क्या हम गरीब हैं, इसलिए सब हमसे नफरत करते हैं? माया रुक गई। यह सवाल उसके दिल में चाकू की तरह चुभ गया। नहीं बेटा, सब हमसे नफरत नहीं करते, बस कुछ लोग अभी समझे नहीं हैं। तो फिर मैं आपके साथ कंपनी नहीं आऊंगी। क्यों? मैं नहीं चाहती कि आपकी और नफरत हो। माया ने अपना चेहरा फेर लिया, अपनी लाल आंखों को छिपाते हुए। वह जानती थी कि वह बच्ची बहुत जल्दी वह बातें समझ गई थी जो उसे नहीं जाननी चाहिए थीं। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। मीरा जी का एक संदेश। हो सकता है कल तुम्हें बैठक के लिए बुलाया जाए। डरना नहीं, कोई है जो तुम पर विश्वास करता है। माया ने उन सीधे, सादे, छोटे से वाक्यों को देखा, लेकिन उस पल में वे एक रस्सी की तरह थे जिसने उसे खाई से खींच लिया। कोई उस पर विश्वास करता था, और सिर्फ एक व्यक्ति ही उसके लिए खड़े रहने के लिए काफी था। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखा, आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली। कल तूफान आएगा, लेकिन वह भागेगी नहीं, क्योंकि उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं था, और सबसे बढ़कर क्योंकि वह प्रिया की मां थी। वह बच्ची जो इस कांटों भरी दुनिया में शालीनता से जीना सीख रही थी। एक मंगलवार की सुबह मुंबई में बेमौसम बारिश हुई। सितंबर के बीच में हुई दुर्लभ बारिश ने हवा को और भी नम और उदास बना दिया। सिंह कॉर्प की इमारत, जो रात भर रोशन रहती थी, आज ग्रे बारिश के पर्दे के नीचे झुकी हुई लग रही थी। माया ने अपने हाथ में भीगा हुआ रेनकोट कसकर पकड़े हुए लॉबी में प्रवेश किया। प्रिया अपनी मां से सटी हुई थी। उसके कपड़े बारिश से भीग गए थे, लेकिन वह अभी भी खुश थी क्योंकि वह अपनी मां के साथ आई थी। भले ही उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अफवाहों में फांसने के दिन से
माया का हर कदम जनता की राय के कटघरे से गुजरने जैसा था। किसी ने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों ने सब कुछ कह दिया। यह अजीब था। जब एक झूठे आरोप को पर्याप्त बार दोहराया जाता है, तो यह उन लोगों की आंखों में सच बन जाता है जिन्हें तर्क की आवश्यकता नहीं होती है। सुबह 8:00 मीरा जी ने संदेश भेजा कि 15वीं मंजिल के मीटिंग रूम में चेयरमैन के साथ बैठक है। माया अपनी बेटी को लेकर लिफ्ट के कांच के दरवाजे के सामने खड़ी हुई, उसके बालों को ठीक किया और फिर झुककर धीरे से कहा, ऊपर जाकर चुपचाप बैठना, कुछ मत बोलना, मां सब संभाल लेगी। प्रिया ने सिर हिलाया। उसकी आंखें अपनी मां को देख रही थीं, जैसे उसे महसूस हो गया हो कि इस बार हर बार जैसा नहीं है। रास्ते में मां की हौंसी मजाक नहीं थी। वह सैंडविच नहीं था जो मां अक्सर खरीदती थी। सब कुछ इतना शांत था जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। मीटिंग रूम का दरवाजा खुला। अंदर न केवल मिस्टर सिंह थे, बल्कि राहुल शर्मा, मीरा जी, आंतरिक नियंत्रण बोर्ड के 2 लोग और एक कानूनी कर्मचारी भी थे। हवा इतनी घनी हो गई थी कि जब माया अंदर आई तो कमरे में मौजूद हर कोई ऊपर देखने लगा। कुछ निगाहें गंभीर थीं, कुछ उदासीन, और विशेष रूप से मिस्टर सिंह। उनकी आंखें एक पल के लिए शांत हो गईं जब उन्होंने उसके साथ चल रही छोटी बच्ची को देखा। उन्होंने बैठने का इशारा किया। उनकी आवाज गहरी लेकिन स्पष्ट थी। आज हमने यह बैठक उन संदेहों को स्पष्ट करने के लिए बुलाई है जो आंतरिक रूप से फैले हुए हैं। मैं चाहता हूं कि प्रक्रिया के दौरान सभी सम्मान और ईमानदारी बनाए रखें। माया ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखें सीधी थीं, बच नहीं रही थीं। राहुल शर्मा ने शुरू किया। उसकी आवाज एक प्रशिक्षु अभियोजक की तरह सपाट थी। माया पर कार्यालय की संपत्ति के नुकसान और निर्धारित समय के बाहर वित्त क्षेत्र में आने जाने से संबंधित होने का संदेह है। हालांकि कोई सीधा सबूत नहीं है, लेकिन कैमरा रिकॉर्डिंग के आधार पर वह कई बार इस क्षेत्र के पास दिखाई दी है। साथ ही उसकी वित्तीय स्थिति स्पष्ट नहीं है, जिससे कुछ लोगों को संदेह हुआ है। माया ने अपने दोनों हाथों को अपनी गोद में कसकर रख लिया। धीरे धीरे बोली, पहली बात, मैं उस क्षेत्र में इसलिए गई क्योंकि मुझे सफाई करने के लिए कहा गया था। हर रात के काम के आवंटन में यह स्पष्ट रूप से लिखा होता है। दूसरी बात, मेरी आय मेरे खाते में भेजी जाती है, जिसे जांचा जा सकता है। मेरे बच्चे की पढ़ाई का खर्च एक गैर सरकारी संगठन से कल माताओं के लिए मिलने वाली छात्रवृत्ति से आता है, जिसका प्रमाण पत्र मेरे पास है। राहुल ने व्यंग्यात्मक रूप से हंसते हुए कहा, कितना संयोग है। ठीक उसी समय जब तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई गई, कंपनी ने पहली बार धन की कमी का पता लगाया। इस समय मिस्टर सिंह ने हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया। उन्होंने प्रशांत वर्मा की ओर देखा, जो अभी हाथ में एक यूएसबी लेकर अंदर आए थे। अनुमान जारी रखने से पहले मुझे लगता है कि हमें हाल ही में अपग्रेड किए गए आंतरिक निगरानी प्रणाली से निकाले गए क्लिप को देखना चाहिए। स्क्रीन चालू हो गई। सभी की आंखें उस छवि पर टिक गईं, जिसमें स्पष्ट रूप से राहुल शर्मा एक सप्ताहांत की रात को अपने निजी कार्ड से वित्त विभाग का दरवाजा खोलते हुए, जल्दी से एक बड़ा लिफाफा उठाते हुए और फिर बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा था। कोई आवाज नहीं थी, बस समय, स्थान और स्पष्ट निर्विवाद कार्रवाई थी। पूरा कमरा सन्न रह गया। राहुल स्तब्ध था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसका मुंह खुला और फिर बंद हो गया, जैसे वह एक भी शब्द नहीं बोल पा रहा हो। नियंत्रण बोर्ड के 2 लोगों में से एक ने सिर हिलाकर पुष्टि की। यह एक असंशोधित वीडियो है, जिसे मूल प्रणाली से सत्यापित किया गया है।
मिस्टर सिंह ने सीधे राहुल की ओर मुड़कर देखा। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? वह वह मैं नहीं था। मैंने बस वह हकलाया। मैंने बस एक एडवांस उधार लिया था और उसे वापस करने का इरादा था। कोई एडवांस का आवेदन नहीं था, न ही कोई लेखा रिकॉर्ड। और मेरे पास इसी तरह के 4 और क्लिप हैं। मिस्टर सिंह ने सभी की ओर देखा। तो क्या आप सभी को लगता है कि यह सभी संदेहों को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है? किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन वह चुप्पी किसी भी फैसले के हथौड़े की चोट से ज्यादा जोरदार थी। माया अभी भी चुपचाप बैठी थी, न हंस रही थी, न रो रही थी। उसे कोई खुशी महसूस नहीं हुई, बस एक हल्कापन महसूस हुआ जो उसके दिल से गुजर गया, जैसे कि उसकी गर्दन पर पड़ा अदृश्य बोझ गिर गया हो। प्रिया ने उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, माँ, अब हमें निकाला नहीं जाएगा, है ना? माया ने अपनी बेटी का हाथ दबाया। नहीं, बेटा, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। जब लोग कमरे से जाने लगे, तो मिस्टर सिंह ने माया को रोक लिया। उन्होंने पहली बार उसे सम्मान की दृष्टि से देखा। मुझे खेद है कि आपको उन चीजों को सहना पड़ा जिनकी आप हकदार नहीं थीं। कोई बात नहीं सर, मैं बस शांति से काम करना और अपनी बेटी को पालना चाहती हूं। सिर्फ शांति नहीं, उन्होंने धीरे से कहा। तुमने उस समय अपनी गरिमा बनाए रखी जब सब कुछ तुम्हें नीचे खींचना चाहता था। इस कंपनी को तुम जैसे लोगों की जरूरत है, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा। उन्होंने प्रिया की ओर देखा, जो अभी भी कमरे के चारों ओर देख रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वह अभी अभी एक बुरे सपने से जागी हो। वह बहुत अच्छी बच्ची है। अगर तुम सहमत हो, तो मैं उसकी पढ़ाई में लंबे समय तक मदद करना चाहता हूं। दया के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उस जैसी बच्ची को अवसर मिलना चाहिए। माया के गले में शब्द अटक गए। वह बस सिर हिला सकी। मीटिंग रूम से बाहर निकलते समय बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन इस बार हर बूंद उन अदृश्य दागों को धो रही थी जो पिछले कुछ दिनों से उस पर लगे हुए थे, छज्जे के नीचे। प्रिया ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर हर बूंद को महसूस किया और चिल्लाई, माँ, बारिश कितनी ठंडी है। मुझे रुई की तरह हल्का महसूस हो रहा है। माया ने अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराया। कई तूफानी दिनों के बाद पहली सच्ची मुस्कान। हर तूफान विनाश करने के लिए नहीं आता। कुछ तूफान सड़ी हुई चीजों को साफ करने और एक ज्यादा नीले आसमान को खोलने के लिए आते हैं। और माँ, बेटी के लिए एक नया अध्याय शुरू हो चुका था, स्वच्छता से, सच्चाई से और एक ऐसे विश्वास से जो कभी नहीं खोया था। चौंकाने वाली बैठक के बाद सिंह कॉर्प में माहौल ऐसा था जैसे एक अदृश्य परत हटा दी गई हो। अफवाहें पतझड़ के पत्तों की तरह झड़ गईं और जहां कभी संदेह भरी निगाहें थीं, वहां अब केवल एक शर्मिंदा चुप्पी थी। माया अपने दैनिक सफाई के काम पर लौट आई, जैसे कि वह कभी गई ही नहीं थी। लेकिन लोग पहले जैसे नहीं रहे। माया ने उन्हें दोष नहीं दिया। वह अफवाहों का वजन समझती थी और इंसान की उस अंतर्निहित कमजोरी को भी समझती थी, जब उसे सच्चाई और बार बार दोहराई जाने वाली चीज के बीच चयन करना पड़ता है। वह बस यही चाहती थी कि इन सब के बाद उसकी बेटी एक ज्यादा न्यायपूर्ण माहौल में बड़ी हो सके। लेकिन जब तूफान गुजर गया, तो जो कुछ बचा वह सिर्फ एक साफ आसमान नहीं था। इसने उन मौन दरारों, उन छिपे हुए कोनों को भी उजागर कर दिया जहां तक रोशनी आसानी से नहीं पहुंचती थी। 12वीं मंजिल के छोटे से मीटिंग रूम में, जहां पहले राहुल शर्मा कुछ करीबी भागीदारों के साथ गुप्त बैठकें करता था, मीरा जी और प्रशांत वर्मा फाइलों की एक श्रृंखला की समीक्षा कर रहे थे। आपने देखा, मीरा जी ने एक खर्च रिपोर्ट आगे बढ़ाई।
वर्मा ने अपना चश्मा नाक पर चढ़ाया, सोचते हुए, यह एक प्रोजेक्ट है जो 6 महीने से अधिक समय से बंद है, लेकिन रिपोर्ट में अभी भी हर महीने मेहमानों के मनोरंजन और विज्ञापन के लिए परिचालन लागत दिखाई गई है। कुल मिलाकर लगभग 2-3 करोड़। अंतिम अनुमोदनकर्ता राहुल था और सभी दस्तावेज मेल खाते हैं। कंपनी की मुहर, पूरे बिल। अगर बारीकी से जांच न की जाए तो इसका पता नहीं लगाया जा सकता। यह आदमी हमारी सोच से ज्यादा चालाक है। वर्मा ने एक लंबी सांस ली। वह कॉरपोरेट माहौल में वापस नहीं आना चाहता था, लेकिन विक्रम सिंह के निमंत्रण और माया की कहानी ने उसे हिला दिया था। सेवानिवृत्ति के कई सालों बाद पहली बार उसे लगा कि उसे आवाज उठाने की जरूरत है। एक और घटनाक्रम में, एक आलीशान बंगले में, राहुल शर्मा संचार विभाग से अभी जारी की गई आंतरिक खबर को देखकर स्तब्ध खड़ा था। हालांकि नाम का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन हर कोई समझ गया था कि जिसे हटाया गया है वह वही है। कोई इंतजार नहीं, कोई सुरक्षित लैंडिंग नहीं, बस एक संक्षिप्त घोषणा। आंतरिक जांच के परिणामों के आधार पर श्री राहुल शर्मा, पूर्व मुख्य परिचालन अधिकारी, का रोजगार अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है और उनकी फाइल संबंधित अधिकारियों को सौंप दी गई है। उसने मेज पर रखे गिलास को जोर से पटक दिया। कांच के टुकड़े फर्श पर बिखर गए। कमीने सोचते हैं कि कुछ वीडियो से मुझे हरा देंगे। उसने अपना फोन निकाला, एक अनजान नंबर डायल किया। मिस्टर गुप्ता, मुझे मदद चाहिए। दूसरी तरफ मिस्टर गुप्ता कुछ सेकंड तक चुप रहे और फिर ठंडे स्वर में जवाब दिया, तुम अब अपनी पुरानी स्थिति में नहीं हो। हमारे बीच का समझौता खत्म हो गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पीठ दिखाने की? मैं एक व्यापारी हूं, हारे हुए लोगों के साथ नहीं खेलता। अपना देख लो। फोन कटने की सूखी आवाज गूंजी, जिससे राहुल उस बड़े घर के बीच में अकेला खड़ा रह गया, जहां रोशनी केवल उसकी कांपती हुई परछाई को और उजागर कर रही थी। चेयरमैन के कार्यालय में मिस्टर सिंह 3 रणनीतिक परियोजनाओं के विकास चार्ट के सामने खड़े थे। वे योजनाएं जिन्हें कभी राहुल नियंत्रित करता था, अब सब कुछ एक टूटे हुए निर्माण की तरह था, जिसे शुरू से बनाने की जरूरत थी। मीरा जी एक प्रस्ताव के साथ एक आंतरिक सूची लेकर अंदर आईं। सर, मुझे पता है कि आपको यह अजीब लग सकता है, लेकिन मैं अस्थायी आंतरिक ऑडिट टीम के लिए माया को नामांकित करना चाहती हूं। मिस्टर सिंह मुड़े। उनकी भौहें थोड़ी उठीं। वह एक सफाई कर्मचारी है। उसके पास कोई विशेषज्ञता नहीं है। सही है, लेकिन उसके पास एक चीज है जो हर किसी के पास नहीं होती, ईमानदारी और सबसे निचले स्तर से देखने की दृष्टि, जो हमेशा उन चीजों को देख सकती है जिन्हें ऊपर बैठे लोग नहीं देख पाते। यह एक फायदा है। वह चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगे, जहां बारिश रुक गई थी और सूरज की किरणें दरारों से झोंकने लगी थीं। उसे एक मौका दो, लेकिन एहसान के तौर पर नहीं, क्योंकि वह इसकी हकदार है। माया अपने नए कार्यालय में दाखिल हुई। एक छोटा कमरा जो एचआर कार्यालय के बगल में था, जिसे आंतरिक क्रॉस चेक टीम के रूप में पुनर्गठित किया जा रहा था। मेज पर मीरा जी ने एक फाइल और एक नया कर्मचारी कार्ड रखा था। माया, अस्थायी आंतरिक मूल्यांकन टीम। उसने उसे देखा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसका एक हिस्सा अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। फर्श साफ करने वाली से अब उसे एक ऐसी जगह पर प्रवेश मिला था जहां उसकी आवाज थी, घमंड दिखाने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में योगदान देने के लिए जिसे कभी पूर्वाग्रह के कीचड़ में डुबो दिया गया था। अगले कुछ हफ्तों में माया को सरल वस्तुओं की समीक्षा, रिपोर्टिंग, क्रॉस
चेकिंग और संदेहों को दर्ज करने का बुनियादी प्रशिक्षण दिया गया। अजीब तरह से सैकड़ों कार्यालयों की सफाई के अपने अनुभव के कारण अनगिनत अलग अलग कहानियों को सुनकर वह पहली व्यक्ति थी जिसने एक शाखा प्रबंधक के अतिथि खर्च रिकॉर्ड में एक असामान्यता का पता लगाया। मैंने देखा कि यह रेस्तरां का बिल एक ही दिन में 4 बार दिखाई देता है, केवल कुछ घंटों के अंतराल पर। यह संभव नहीं है कि 4 अलग अलग समूहों को एक ही भोजन एक ही मात्रा में परोसा जाए। मीरा जी ने माया को आश्चर्य से देखा। तुम्हें कैसे याद है? माया ने धीरे से मुस्कुराया। मैंने उस रेस्तरां में 2 साल तक टेबल साफ की है। मेनू निश्चित है, उसमें वे व्यंजन नहीं हैं जो उन्होंने सूचीबद्ध किए हैं। तब से वह निरीक्षण टीम में एक विशेष आंख बन गई। पेशेवर रूप से कुशल नहीं, लेकिन सूक्ष्म, ईमानदार और सुनने में माहिर। और जब सब कुछ धीरे धीरे एक नई दिशा में जा रहा था, मिस्टर सिंह ने उसे एक बार फिर अपने कार्यालय में बुलाया। माया जी, उन्होंने शुरू किया, मुझे पता है कि आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आप अपने पुराने काम के अलावा कुछ और करेंगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर आप जैसे लोग आगे नहीं आएंगे तो यह प्रणाली हमेशा पुरानी गलतियों को दोहराएगी। माया ने उन्हें कृतज्ञता भरी आंखों से देखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन यहां बैठूंगी, लेकिन अगर मुझ पर भरोसा किया गया है तो मैं आपको निराश नहीं करूंगी। उन्होंने सिर हिलाया। उनकी आंखों में एक हल्की सी राहत की चमक थी जिसे केवल वही समझ सकता है जिसने तूफानी समुद्र में एक जहाज चलाया हो। वह जानता था कि उसने न केवल एक महिला को बचाया है, बल्कि अपनी कंपनी के बचे हुए सम्मान को भी बचाया है, जिसे उसने मेहनत से बनाया था। और शाम की धूप में जो कांच की खिड़की पर पड़ रही थी, वे दरारें जो कभी छिपी हुई थीं, धीरे धीरे विश्वास, सच्चाई और साहस की एक नई परत से बदल दी गईं। माया की कहानी अब केवल उसकी अपनी नहीं थी, बल्कि एक अनुस्मारक थी कि दर्पण टूट सकता है, लेकिन सच्चा प्रतिबिंब हमेशा बना रहता है। उस शाम मुंबई में फिर से हल्की बारिश हो रही थी। आसमान में भूरे बादल छाए हुए थे, जैसे आसमान ने भी अपने दिल में एक रहस्य छिपा रखा हो जिसे अभी तक खोला नहीं गया है। माया अभी प्रिया को स्कूल से लेकर लौटी थी। माँ बेटी सड़क के किनारे एक नूडल की दुकान पर रुकीं। दुकान की टिन की छोटी सी छत बारिश की हर बूंद के साथ टपटप कर रही थी, लेकिन अंदर अजीब तरह से गर्म था। प्रिया मजे से खा रही थी। उसके मुंह पर अभी भी सॉस लगा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें लगातार देख रही थीं। माया ने अपनी बेटी को देखकर अनजाने में मुस्कुराया। हाल ही में सब कुछ एक नए पन्ने की तरह लग रहा था। वह अब रात में चुपचाप सफाई करने वाली नहीं थी। उसे सुना जाता था, उस पर विश्वास किया जाता था, और विशेष रूप से उसकी बेटी, जिसे कभी एक बोझ के रूप में देखा जाता था, अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा थी। लेकिन माया के मन की गहराई में एक अंधेरा कोना अभी भी अछूता था। बेटा, क्या तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे पिता कौन हैं? माया ने अचानक पूछा। उसका हाथ धीरे से उसकी बेटी के कंधे पर था। प्रिया ने खाना रोक दिया। पहली बार यह सवाल इतनी स्पष्टता से पूछा गया था। हाँ, लेकिन माँ ने कहा था कि पापा को हमारी जरूरत नहीं है। माया ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन शायद यह पूरी तरह से सच नहीं है। मुझे लगता है कि अब तुम्हें जानने का समय आ गया है। उस रात साधारण से किराए के कमरे में माया ने अलमारी की दराज से एक पुराना लकड़ी का बक्सा निकाला, जिसमें केवल कुछ पुरानी तस्वीरें, एक पत्र और एक लाल रंग का ऊनी हेयर बैंड था जो घिस गया था। पहली तस्वीर एक युवा व्यक्ति की थी, जिसके चेहरे पर तीखे नैन नक्श और दृढ़ आंखें थीं। वह पुलिस की वर्दी में माया के बगल में खड़ा था।
जो एक पुलिस अकादमी के दीक्षांत समारोह में ली गई थी। समीर वर्मा, जो कभी एक उत्कृष्ट छात्र था, वह व्यक्ति जिसे माया ने अपनी सबसे मासूम जवानी के साथ प्यार किया था। माया ने शांत स्वर में, लेकिन थोड़ी लाल आंखों से कहानी सुनाई। मैं और तुम्हारे पापा तब मिले थे जब मैं पुलिस अकादमी के हॉस्टल में सफाई का काम करती थी। तुम्हारे पापा अक्सर नल ठीक करने और सामान उठाने में मेरी मदद करते थे। वह एक दयालु, सीधे सादे और सिद्धांतों वाले व्यक्ति थे। जब मैं तुम्हारे साथ गर्भवती हुई तो तुम्हारे पापा बहुत खुश हुए। उन्होंने वादा किया था कि स्नातक होने के बाद मुझसे शादी करेंगे, लेकिन फिर वह अचानक एक मिशन पर मध्य भारत चले गए और संपर्क टूट गया। मैंने सुना कि वह एक तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करने के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए और फिर विभाग बदल दिया। मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाई। प्रिया चुप हो गई, हालांकि वह अभी भी छोटी थी। वह यह समझने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान थी कि उसकी मां ने उन सभी दिनों में अकेले कैसे संघर्ष किया था। क्या आप पापा से फिर से मिलना चाहती हैं? उसने धीरे से पूछा। माया ने दुख भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं बहुत नाराज थी, लेकिन अब मैं बस यह जानना चाहती हूं कि तुम्हारे पापा ठीक हैं या नहीं। अगर हो सके तो मैं चाहती हूं कि तुम अपने पापा को जानो। 3 दिन बाद माया मिस्टर सिंह से मिलने गई। उसके हाथ में एक फाइल थी जिसकी उसने अभी अभी समीक्षा की थी। लेकिन मिस्टर सिंह को जिस चीज ने आश्चर्यचकित किया वह तस्वीर थी जिसे उसने बाद में मेज पर रखा। निजी मामले के लिए माफ करना, लेकिन आप इस क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं। क्या आप इस व्यक्ति को खोजने में मेरी मदद कर सकते हैं? मिस्टर सिंह ने तस्वीर उठाते हुए विचारमग्न होकर कहा। समीर वर्मा, आप इन्हें जानते हैं? हाँ, बहुत अच्छी तरह से। समीर मेरा छात्र था। बाद में उसे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में भेजा गया। उस समय के सबसे अच्छे युवा अधिकारियों में से एक। उन्होंने तस्वीर नीचे रखी। उनकी आंखें भारी थीं। लेकिन एक मिशन के बाद समीर गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ है। अफवाहें थीं कि उसे एक उच्च स्तरीय जांच के लिए गुप्त रूप से स्थानांतरित कर दिया गया था। कुछ लोगों ने कहा कि उसे एक आंतरिक मामले में शामिल होने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन किसी ने भी इसकी पुष्टि नहीं की। माया चुप हो गई। आशा और निराशा के बीच एक अस्पष्ट भावना ने उसे घेर लिया। मिस्टर सिंह ने एक लंबी सांस ली। मैं वर्मा को फोन करता हूं। अगर कोई समीर को ढूंढ सकता है तो वह केवल वही है। 1 हफ्ते बाद एक कैफे में प्रशांत वर्मा माया के सामने बैठे थे। उनके हाथ में एक पतली फाइल थी। खिड़की की दरार से हवा बह रही थी, जो रसोई से मसालों की खुशबू ला रही थी। मैंने उसे ढूंढ लिया है। वर्तमान में वह एक उर्वरक कंपनी में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहा है। एक झूठे नाम का उपयोग कर रहा है। उसने अपना नाम क्यों बदला? माया ने पूछा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हो सकता है कि यह पुराने मिशन का परिणाम हो। मैं अभी तक निश्चित नहीं हूं, लेकिन अगर तुम मिलना चाहती हो तो मैं तुम्हें ले जा सकता हूं। 2 दिन बाद उनकी गाड़ी घुमावदार पहाड़ी सड़कों से गुजरी। अंतहीन कॉफी के बागानों और पहाड़ों की तलहटी में बसे अस्थायी घरों से होकर तस्वीर में दिख रहा आदमी अब बहुत बदल गया था। उसके बाल सफेद हो गए थे, चेहरा धूप से झुलस गया था। उसकी आंखों में जो कभी जोश था, अब थकान थी। लेकिन गहराई में अभी भी एक ऐसा चरित्र था जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। वह सीढ़ियों पर बैठा था। हाथ में एक छोटी सी डायरी थी। जब उसने माया और वर्मा को गाड़ी से उतरते देखा तो वह रुक गया। उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक थी। माया, उसकी आवाज खुरदरी हो गई। फिर उसने प्रिया की ओर देखा, जो अपनी मां का हाथ पकड़े हुए थी।
शर्मीली लेकिन पीछे नहीं हट रही थी। पिता और बेटी की आंखें मिलीं, केवल 1 सेकंड के लिए, लेकिन यह उन सभी वर्षों से खड़ी चट्टानों को गिराने के लिए काफी था। यह, समीर ने कांपती हुई आवाज में पूछा। तुम्हारी बेटी है, माया ने धीरे से जवाब दिया। आंसू अब छिप नहीं रहे थे। प्रिया आगे बढ़ी, ऊपर देखकर बोली, मेरा नाम प्रिया है। मां कहती है कि मैं पापा जैसी दिखती हूं। समीर नीचे बैठ गया, उसके कांपते हुए हाथ उस छोटे से कंधे पर टिके। मुझे माफ कर दो, मैं तब नहीं था जब तुम्हें मेरी जरूरत थी। एक बूढ़े आदमी के आंसू उस व्यक्ति के गालों पर लुढ़क गए जिसने कभी अकेले ही एक पूरे आपराधिक गिरोह का सामना किया था, लेकिन अब एक बच्चे की मासूम आंखों के सामने असहाय महसूस कर रहा था। प्रिया ने बस चुपचाप उसे गले लगा लिया, जैसे कि उसकी सहज वृत्ति ने उसे बता दिया हो कि यही वह व्यक्ति है जो इतने सालों से गायब टुकड़ा था। उस दोपहर वे कॉफी के बागानों से गुजरती हवा की आवाज सुनते हुए एक साथ बैठे। कहानी फिर से सुनाई गई। जाल में फंसने, साथियों द्वारा धोखा दिए जाने और एक ऐसे नेटवर्क के कारण जो उसे रोशनी से बाहर धकेल दिया था। उन भागे हुए सालों के बारे में। समीर ने सिर झुकाया। मुझे डर था कि अगर मैं वापस लौटा तो मैं तुम्हें और बच्चे को खतरे में डाल दूंगा। मुझमें हिम्मत नहीं थी। माया ने धीरे से जवाब दिया, मैं आपको दोष नहीं देती, लेकिन अगर आज आप सामने आने की हिम्मत करते हैं तो कभी भी बहुत देर नहीं होती। प्रिया ने बीच में कहा, उसकी आवाज छोटी लेकिन स्पष्ट थी। पापा, क्या आप हमारे साथ मुंबई वापस आ सकते हैं? समीर ने अपनी बेटी को देखा और फिर माया को। हालांकि उसका चेहरा अभी भी समय के निशानों से भरा था, लेकिन उसकी आंखें अब पहले की तरह चमक रही थीं, जब वह सपनों से भरा एक युवा अधिकारी था। मैं वापस आऊंगा और मैं वादा करता हूं कि मैं फिर कभी नहीं जाऊंगा। दिन के अंत की शानदार शाम की रोशनी में गाड़ी रवाना हुई। हर किसी के दिल में एक अलग एहसास था, घबराहट, उम्मीद, लेकिन आशा से भरा हुआ। पीछे प्रिया सो गई। उसका सिर अपने पिता के कंधे पर टिका था। माया ने पीछे देखने वाले शीशे से देखा। उसे वह पल एक मूक फिल्म की तरह लगा, शांत, सरल, लेकिन पहले आई किसी भी चीज से ज्यादा गहरा। और कई सालों में पहली बार उसका परिवार, भले ही एक जोड़ा हुआ टुकड़ा था, आखिरकार पूरा हो गया था। लगातार उथल पुथल के बाद सिंह कॉर्प में वापस आकर कंपनी में माहौल ऐसा था जैसे सांस रोके हुए हो। जो दालान कभी संदेह और सतर्कता से भरे रहते थे, अब उनकी जगह सतर्क जांच परख वाली नजरों ने ले ली थी। सिस्टम को जड़ से साफ किया जा रहा था। हर विभाग की समीक्षा की जा रही थी। हर फाइल को फिर से खोला जा रहा था। माया अब एक गुमनाम सफाई कर्मचारी नहीं थी। वह आंतरिक निरीक्षण टीम की सदस्य थी, जिसे भुगतान, अतिथि सत्कार और परियोजना लागत जैसी मदों का विशेष प्रभार दिया गया था। हालांकि उसके पास लेखांकन की विशेषज्ञता नहीं थी। माया की याददाश्त बहुत अच्छी थी, साथ ही छोटी छोटी बातों के प्रति संवेदनशीलता भी थी। यह एक ऐसा कौशल था जिसे उसने सफाई कर्मचारी के रूप में काम करते हुए कई वर्षों तक चुपचाप अवलोकन करके निखारा था, लेकिन इस बदलाव ने उसे ध्यान में ला दिया, विशेष रूप से एक व्यक्ति की नजरों में। वित्त के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर अग्रवाल, 50 वर्ष से अधिक उम्र के एक लंबे, हृष्ट पुष्ट व्यक्ति, जिनकी आवाज गहरी थी, हमेशा एक करीने से पहने हुए सूट में दिखाई देते थे और मोटे चश्मे के पीछे उनकी आंखें ठंडी थीं। उन्हें राहुल शर्मा के समय नियुक्त किया गया था और लगभग एक दशक तक वह सिस्टम के गुप्त वित्तीय हाथ थे। आंतरिक ऑडिट बैठक के दौरान
जब माया की टीम ने एक परियोजना में उन खर्चों पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिनके उद्देश्य को सत्यापित नहीं किया जा सकता था, मिस्टर अग्रवाल का चेहरा केवल एक पल के लिए बदला। बहुत जल्दी। लेकिन माया ने देख लिया। क्या तुम्हारे पास इन आरोपों के लिए कोई सबूत है? उनकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन छोटे से कमरे में गूंज गई। जी, यह आरोप नहीं है, माया ने शांति से कहा। हम केवल फिर से जांच करने का अनुरोध कर रहे हैं क्योंकि कुछ असामान्य संकेत हैं। तुम होती कौन हो मेरे हिसाब? किताब पर सवाल उठाने वाली अग्रवाल ने जोर से कहा। प्रशांत वर्मा, जो बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, ने मेज पर धीरे से हाथ मारा। उनकी आवाज गंभीर थी। मिस्टर अग्रवाल, यह चेयरमैन द्वारा अधिकृत निरीक्षण टीम है। सवाल पूछना आवश्यक है। अगर रिकॉर्ड सही हैं, तो इसे साबित करना मुश्किल नहीं है। अग्रवाल चुपचाप बैठ गए। अपना गुस्सा निगल लिया। लेकिन कमरे से निकलते समय उन्होंने माया की ओर जो नजर डाली, वह बदल गई थी। अब वह अवमानना नहीं थी, बल्कि कुछ आधा गुस्सा, आधा चेतावनी थी। उस शाम, जब माया प्रिया को ट्यूशन क्लास से लेकर लौटी, एक अनजान कॉल आई। दूसरी तरफ से एक गहरी आवाज आई। माया जी, मैं मिस्टर अग्रवाल की तरफ से बोल रहा हूं। आपके परिवार के बारे में कुछ निजी बातें करनी हैं। माया वहीं रुक गई। उसने फोन कसकर पकड़ लिया। उसने चुपचाप अपनी बेटी को देखा, जो एक छोटे से रेस्टोरेंट में रंग भर रही थी, और फिर जवाब दिया। अगर काम से संबंधित कुछ है, तो कृपया ऑडिट टीम से संपर्क करें। आपको याद रखना चाहिए कि हर किसी की एक कमजोरी होती है। ऐसा न हो कि आपकी बेटी को आपके कर्मों का फल भुगतना पड़े। कॉल अचानक कट गई। माया कांप उठी। डर से नहीं, बल्कि उस दुनिया की नीचता से जिसका वह सामना कर रही थी। उसी रात उसने कॉल की रिकॉर्डिंग की और मिस्टर वर्मा को सूचित किया। उन्होंने भौहें सिकोड़ीं, लेकिन आश्चर्यचकित नहीं दिखे। तुम मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल रही हो, लेकिन तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, माया। यह उस उत्तम मुखौटे को हटाने का अवसर है जो बहुत लंबे समय से मौजूद है। अगले दिन बड़े मीटिंग रूम में ऑडिट टीम और वित्त विभाग के बीच तीखी बातचीत हुई। पिछले महीने लागू किए गए एक नए लेन देन विश्लेषण सॉफ्टवेयर ने असामान्य फंड ट्रांसफर की एक श्रृंखला का पता लगाया था। कई प्रचार छूट खर्चों को सहायक कंपनियों में बनाया गया था और फिर बिचौलियों के माध्यम से नकदी के रूप में वापस आ गया था। अनुमोदनकर्ताओं की सूची में वाइस प्रेसिडेंट अग्रवाल और उनके साले के नाम पर पंजीकृत एक सहायक कंपनी का नाम था। दस्तावेजों को हार्ड कॉपी में प्रिंट किया गया था। जब माया ने उन्हें स्क्रीन पर दिखाया, तो पूरा मीटिंग रूम सांस रोके हुए था। मिस्टर अग्रवाल की आंखें सिकुड़ गईं। उनके हाथ मेज पर कसकर बौंधे हुए थे। मुझे एक वकील चाहिए, उन्होंने बस इतना कहा और कमरे से चले गए। इसके तुरंत बाद एचआर विभाग को जांच में सहयोग करने के लिए वित्त के वाइस प्रेसिडेंट के पद से अस्थायी निलंबन का एक पत्र मिला। लेकिन सब कुछ यहीं खत्म नहीं हुआ। उस शाम जब माया घर पहुंची, तो उसके किराए के कमरे के दरवाजे के सामने एक पीला लिफाफा था, जिसके अंदर केवल एक तस्वीर थी जिसमें वह और प्रिया उस दिन नूडल की दुकान पर खा रहे थे। तस्वीर दूर से ली गई थी, स्पष्ट थी, और साथ में लाल स्याही से लिखे हुए कुछ शब्द थे। अगर शांति से रहना चाहती हो तो कंपनी से निकल जाओ। अगली बार सिर्फ तस्वीर नहीं होगी। माया नीचे बैठ गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को घबराने नहीं दिया। उसने मिस्टर सिंह को फोन किया, पहली बार, और धमकी से लेकर पीछा किए जाने तक सब कुछ बता दिया। उनकी आवाज गहरी हो गई। तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन अब मेरी बारी है। अगली सुबह 3 बजे पुलिस के साथ मिलकर एक नागरिक जासूस समूह ने माया के चौल में निगरानी कैमरे लगा रहे
एक समूह को गुप्त रूप से गिरफ्तार कर लिया। एक संदिग्ध के फोन में एक बिचौलिए से मिले आदेशों की रिकॉर्डिंग थी, जो मिस्टर अग्रवाल का पूर्व निजी ड्राइवर था। खबर बिजली की तरह फैल गई। उस सुबह कंपनी के आंतरिक समाचार में घोषणा की गई कि श्री अग्रवाल को मनी लॉन्ड्रिंग, कर्मचारियों को धमकी देने और परियोजना से धन निकालने के लिए फर्जी कंपनी बनाने के आरोप में जांच के लिए हिरासत में लिया गया है। लेखा प्रणाली को अगले 3 महीनों के लिए विशेष ऑडिट का आदेश दिया गया। पूरी कंपनी सांस रोके हुए थी, लेकिन इस बार कोई भी हैरान नहीं था। विश्वास की दीवार बहुत ज्यादा टूट चुकी थी और अब इसे नई ईंटों से बनाने का समय था। माया उस दोपहर घर लौटी, थकी हुई लेकिन राहत महसूस कर रही थी। प्रिया दौड़कर अपनी मां को गले लगा ली, स्कूल की कहानियां सुनाने लगी। अपनी बेटी को देखकर माया ने मन ही मन कहा, यह सारा तूफान तुम्हारे लिए है और मां रुकेगी नहीं। उस रात जब मां बेटी एक साथ टीवी देख रही थीं, समाचार में समाज के निचले स्तर से ऊपर उठने वाली महिलाओं के बारे में एक छोटी कहानी प्रसारित हुई। उसमें माया की छवि, एक अकेली मां जो कभी एक सफाई कर्मचारी थी, अब एक ऐसी अच्छाई के प्रतीक के रूप में दिखाई दी जिसे बुझाया नहीं जा सकता था। प्रिया अपनी मां की ओर मुड़ी, मुस्कुराते हुए, मां, आप टीवी पर आ गईं। माया हंस पड़ी, अपनी बेटी का हाथ पकड़कर। हां, लेकिन मैं इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं प्रसिद्ध हूं, बल्कि इसलिए कि मैं सच बोलने से नहीं डरती। बाहर फिर से बारिश हो रही थी, लेकिन इस बार बारिश चेतावनी नहीं थी। यह उन गंदगी को धोने की शुरुआत थी जिसने एक सच्चाई को ढक रखा था कि सबसे जहरीले माहौल में भी कुछ लोग शालीनता से जीने और खेल को पलटने के लिए पर्याप्त साहस रखते हैं। सुबह सुबह सिंह कॉर्प की ऊंची कांच की खिड़कियों से सूरज की हल्की रोशनी आ रही थी। अब पहले जैसा दम घुटने वाला और उदास एहसास नहीं था। आज हवा में कुछ हल्कापन था, सांस लेना आसान था। 12वीं मंजिल के बड़े मीटिंग रूम में जो लोग कंपनी से लंबे समय से जुड़े हुए थे, उन्हें एक विशेष बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था। यह बैठक आंतरिक संचालन के इतिहास में एक अभूतपूर्व मोड़ का प्रतीक थी। चेयरमैन विक्रम सिंह मेज के सिरे पर बैठे थे। उनके बगल में श्री प्रशांत वर्मा थे, जिन्होंने पिछले 1 साल से चुपचाप उस पुरानी प्रणाली की बड़ी सर्जरी का नेतृत्व किया था जिसने कंपनी को खोखला कर दिया था। जब तक आखिरी दरवाजा नहीं खुला, तब तक सन्नाटा था। माया अंदर आई। अब वह वर्षों पहले की खामोश सफाई कर्मचारी नहीं थी, बल्कि एक दृढ़, आत्मविश्वासी महिला थी, जिसकी आंखों ने पूरे कमरे का ध्यान खींच लिया। मिस्टर सिंह ने उसे देखकर धीरे से सिर हिलाया। हम शुरू करते हैं। बोलने वाले पहले व्यक्ति मिस्टर वर्मा थे। उन्होंने 6 महीने की आंतरिक जांच के परिणामों का संक्षिप्त विवरण दिया। वित्तीय अनियमितताओं की एक श्रृंखला, फर्जी अनुबंध, राहुल शर्मा द्वारा छोड़े गए हित समूह द्वारा सत्ता का दुरुपयोग, सब कुछ प्रकाश में लाया गया था। अधिकांश अपराधी या तो दोषी ठहराए जा चुके थे या मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन वह यहीं नहीं रुके। उल्लंघनों से निपटने के साथ साथ सबसे जरूरी काम पुनर्निर्माण करना है। कंपनी डर और चापलूसी पर हमेशा के लिए नहीं चल सकती। हमें एक नई पीढ़ी के प्रबंधकों की जरूरत है जो सच बोलने की हिम्मत करें, पेशेवर नैतिकता बनाए रखने के लिए लाभ को अस्वीकार करने की हिम्मत करें। वह माया की ओर मुड़े, और मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए उनसे ज्यादा योग्य कोई नहीं है। पूरा कमरा चुप हो गया। माया हैरान थी, लेकिन मिस्टर सिंह की आंखों ने गर्मजोशी से आगे कहा, माया, मैं आपको आधिकारिक तौर पर आंतरिक नैतिकता और पारदर्शिता निरीक्षण विभाग के प्रमुख के पद पर नियुक्त करता हूं।
यह पद नया बनाया गया है और आपके पास कार्मिक, निगरानी और कॉरपोरेट नैतिकता से संबंधित सभी मामलों में सीधे मुझे जांच और सलाह देने का पूरा अधिकार होगा। तालियों की एक बिखरी हुई गड़गड़ाहट शुरू हुई और फिर धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल गई। हालांकि अभी भी आश्चर्य था, लेकिन कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि यह वही थी जिसने अपनी स्थायी ईमानदारी और बिना शर्त साहस से कंपनी को अंधेरे से बाहर निकाला था। माया खड़ी हुई, धीरे से सिर झुकाया। मुझे नहीं लगता कि मैं इसके योग्य हूं, लेकिन अगर सच्चाई वह है जिसे यह कंपनी बनाए रखना चाहती है, तो मैं अंत तक अपना योगदान दूंगी। अपने लिए नहीं, बल्कि उन ईमानदार श्रमिकों के लिए जो हर दिन चुप रहने के कारण नुकसान उठाते हैं। उस दोपहर नए कार्यालय में, जो बड़ा नहीं था, न ही आकर्षक, माया ने केवल एक तस्वीर का फ्रेम लटकाया। तस्वीर में प्रिया स्कूल की वर्दी पहने हुए थी, एक उत्कृष्ट छात्र के पुरस्कार के सामने अपना हाथ ऊंचा उठाए हुए थी। नीचे एक कागज का टुकड़ा था जिसे उसने हाथ से लिखा था, नैतिकता तब भी बनाए रखें जब कोई नहीं देख रहा हो। प्रिया नींबू पानी का एक गिलास लेकर अंदर आई। मां अब बॉस बन गई है। माया हंस पड़ी। कैसा बॉस? बस एक दरवाजे की रखवाली करने वाली। किस दरवाजे की? मां, सही और गलत के बीच के दरवाजे की। लेकिन आगे की यात्रा केवल एक नई कुर्सी, एक नया कार्यालय नहीं थी। पद संभालने के शुरुआती दिनों में भी माया को अनगिनत बाधाओं का सामना करना पड़ा। पुराने कर्मचारियों के एक समूह ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। एक पूर्व सफाई कर्मचारी अब हमारी निगरानी करेगी। वे एक दूसरे के कानों में व्यंग्यात्मक और अपमानजनक बातें फुसफुसाते थे। कुछ मध्य स्तर के प्रबंधकों ने चुपचाप रिपोर्टिंग में बाधा डाली। उन्होंने कागजात देर से जमा किए, पूरा डेटा प्रदान नहीं किया, यहां तक कि उससे बचते भी रहे। माया ने जल्दबाजी में प्रतिक्रिया नहीं दी। वह हर विभाग में गई, बातचीत की, पूछा, अधिकार के बारे में बात नहीं की, बल्कि अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसने 10 साल तक चुप रहना क्यों चुना और फिर वह और चुप क्यों नहीं रह सकी। यह वही ईमानदारी थी जिसने कुछ लोगों को बदल दिया। पहला था हुंग अजय, तकनीकी विभाग का प्रमुख, जो उस पर सबसे ज्यादा संदेह करता था। एक दोपहर वह उसके कार्यालय में आया। क्या आपको पुराने कैमरा सिस्टम से डेटा की जांच करने के लिए किसी की जरूरत है? मुझे कुछ जगहें पता हैं जहां वे अक्सर रिकॉर्डिंग छिपाते हैं। माया ने सिर हिलाया, बिना पूछे कि क्यों। वह समझ गई कि सच्चा बदलाव शक्ति से नहीं, बल्कि विश्वास से आता है। कुछ हफ्तों बाद माया ने मिस्टर सिंह को एक साहसिक योजना का प्रस्ताव दिया। भूतल से सुने, कार्यक्रम, नेतृत्व और सबसे निचले स्तर के श्रमिकों, सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मचारी, रसोई कर्मचारी, ड्राइवरों के बीच एक नियमित बैठक का एक रूप, यह जानने के लिए कि कोई संगठन नैतिक है या नहीं। उस व्यक्ति से पूछें जिसके पास कोई शक्ति नहीं है, उसने कहा, क्योंकि वे ही हैं जिन्हें सबसे आसानी से नजरअंदाज किया जाता है। मिस्टर सिंह ने धीरे धीरे सिर हिलाया। तुम करो, जो भी जरूरत हो, मैं मंजूर कर दूंगा। कार्यक्रम के पहले दिन 60 से अधिक लोगों ने भाग लिया। माया कमरे के बीच में बैठी, न कोई सूट पहने हुए, न ही कोई पद का टैग। उसने अपनी कहानी सुनाई और फिर एक एक करके सभी को साझा करने के लिए आमंत्रित किया। एक बूढ़े सुरक्षा गार्ड ने खड़े होकर कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे एक बार एक विभाग प्रमुख ने 10 दिन लगातार रात की ड्यूटी पर लगाया क्योंकि मैंने उन्हें गोदाम में धूम्रपान न करने की याद दिलाने की हिम्मत की थी। मैंने किसी से कहने की हिम्मत नहीं की क्योंकि मुझे नौकरी से निकाले जाने का डर था। एक रसोइये ने बीच में कहा, आप जानती हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि हम बेवकूफ हैं,
हमें कचरा कहते हैं, लेकिन हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी स्वाभिमान है। पूरा कमरा भावुक हो गया। वे शब्द जो कभी नहीं कहे गए थे, बाढ़ की तरह फूट पड़े। तब से माया ने एक गुमनाम प्रतिक्रिया प्रणाली का निर्माण शुरू किया। हर मंजिल पर सुझाव पेटिका रखी। उसने कर्मचारियों के लिए अपना निजी फोन नंबर सार्वजनिक किया। एक अलग रिपोर्टिंग चैनल बनाया जो सीधे चेयरमैन के कार्यालय को जाता था। जल्द ही कंपनी के भीतर बदलाव शुरू हो गया। 1 साल बाद सिंकॉर्प के वार्षिक पुरस्कार समारोह में माया को भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। वह एक साधारण बैंगनी साड़ी में मंच पर चढ़ी। उसकी आंखें पहले दिन की तरह ही सौम्य थीं। बहुत समय पहले मैं सिर्फ एक दालान साफ करने वाली थी, लेकिन वहीं मैंने सबसे कीमती चीज सीखी। अच्छाई पद या वेतन पर निर्भर नहीं करती। यह हर छोटे पल में सही ढंग से जीने के चुनाव से आती है। वह दर्शकों की ओर मुड़ी, जहां प्रिया पहली पंक्ति में बैठी थी, चमकते हुए मुस्कुरा रही थी। उसके बगल में समीर था, वह पिता जो वापस आ गया था, अब कंपनी का सुरक्षा सलाहकार था। हम अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन हम उसे न दोहराने का चुनाव कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह कंपनी, जो कभी डर का साया थी, ईमानदार लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनेगी। भले ही यह एक छोटी सी रोशनी हो, यह किसी को रास्ता दिखाने के लिए काफी है। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। पद के लिए नहीं, प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि उस महिला के लिए जिसने अपने सभी घावों और दृढ़ संकल्प के साथ सच्चाई को अंदर आने के लिए एक दरवाजा खोला था। एक दरवाजा जो प्रकाश की ओर ले जाता है, और इस बार कोई भी उसे बंद नहीं कर सकता।